ये कहानी है 15 जून सन 2016 की, जब इंदौर के एक कोर्ट में एक पति और पत्नी के बीच में एक तलाक का मामला चल रहा था। अब जैसे कि कोर्ट का जो माहौल बना हुआ होता है कि पति और पत्नी और उनके रिश्तेदार प्लस ढेर सारे लोग, दोनों तरफ के वकील, जज और साथ में जिरह और ढेर सारी सुनवाई, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। तभी इस तमाम जिरह के बीच में जब ये तलाक का मामला चल रहा था, तभी पत्नी ने जज साहब के सामने अचानक ऐसी शर्त रख दी जिससे कोर्ट रूम में मौजूद सारे वकील, सारे लोग, यहाँ तक कि खुद जज साहब भी अपनी कुर्सी से हिल गए। सबको लगा कि आखिर पत्नी ने ऐसी शर्त रखी क्यों। तभी इसी के बीच जज साहब ने अपनी नजर फाइलों से उठाकर सामने खड़ी महिला को देखा। श्रीमती प्रिया शर्मा, क्या आप अपने पति राजेश शर्मा से तलाक के लिए सहमत हैं? कोर्ट रूम में खामोशी सी छा गई। सबकी निगाहें प्रिया पर थी। प्रिया ने गहरी सांस ली और अपने अंदर की सारी हिम्मत बटोर कर बोली, जी जज साहब, मैं तलाक देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक वो शर्त नहीं मानी जाएगी, मैं तलाक के कागजों पर दस्तखत नहीं करूंगी। इस वाक्य के ने कमरे की उब को एक झटके में तोड़ दिया। वकीलों ने एक दूसरे की तरफ देखा। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। राजेश जो प्रिया का हस्बैंड था। अब न्यायाधीश अशोक कुमार अपनी कुर्सी पर तनकर सीधे बैठ गए। उन्होंने अपना चश्मा नाक पर ठीक करते हुए पूछा, शर्त? कैसी शर्त? प्रिया की आवाज अब कांप नहीं रही थी, उसमें एक दृढ़ता थी। तलाक के कागजों पर दस्तखत करने से पहले मैं अपने पति के साथ उनके कमरे में एक पत्नी के पूरे अधिकार के साथ एक आखिरी रात बिताना चाहती हूं मिलॉर्ड। अब ये सुनते ही कोर्ट रूम में जैसे विस्फोट सा हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। यहां तक उसके पति राजेश का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा गया। वहां खड़े लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। राजेश के वकील अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़े। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये क्या बेहूदगी है? ये मांग पूरी तरह से अतार्किक है, गैर कानूनी और शर्मनाक है। मेरी मौकिल की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। यह अदालत का समय बर्बाद कर रही है। महिला, शांत रहिए मिस्टर चड्डा, शांत रहिए। न्यायाधीश की भारी आवाज ने उन्हें चुप करा दिया। उनकी अनुभवी आंखें प्रिया के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी वो बोले, श्रीमती शर्मा, जज साहब ने गंभीरता से कहा, आप जो मांग कर रही हैं वो बहुत ही असामान्य है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस अजीब शर्त के पीछे की वजह क्या है। प्रिया की सिसकियां खुलकर बाहर आने लगी। जज साहब, वजह है मेरी 5 साल की शादी। 5 साल यानी कि 1826 दिन। और इन 5 सालों में मेरे पति ने मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं समझा। मैं इस घर में एक बहू बनकर आई थी, लेकिन एक नौकरानी बनकर रहेगी सिर्फ। जज साहब समझ गए कि यह मामला सिर्फ एक तलाक का नहीं है, बल्कि एक औरत के अस्तित्व और सम्मान का है। उन्होंने राजेश की तरफ देखा, जिसका सिर शर्म से झुका हुआ था। फिर प्रिया बोली, जज साहब, आज से 5 साल पहले मैं 25 साल की एक लड़की थी जिसकी आंखों में हजारों सपने थे। मेरी शादी राजेश से तय हुई। राजेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर थे। मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया था। कर्ज उठाकर मुझे दहेज दिया था। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी राज करेगी। प्रिया एक पल को रुकी, जैसे उन यादों को फिर से जीने जा रही हो। लेकिन शादी की रात हर लड़की की तरह मैं भी बहुत सपने देखे थे। लाल रंग की भारी बनारसी साड़ी पहनी थी। मेरे हाथों में मेहंदी रचाई थी। मैं घूंघट डाले बिस्तर पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कोर्टरूम में बैठे लोग ये बातें सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर प्रिया ने कहा, रात के करीब 1 बजे राजेश कमरे में आए। उनके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने दरवाजा बंद किया और सीधे अलमारी की तरफ बढ़ गए। उन्होंने अपने कपड़े निकाले और मुझसे कहा, देखो प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने घूंघट उठाकर उनकी तरफ देखा। मैंने सोचा शायद वो शर्मा है, लेकिन उन्होंने जो कहा उसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। प्रिया की आवाज भर्रा गई। उन्होंने मुझसे कहा, प्रिया, मुझे समय चाहिए। परिवार वालों के दबाव में आकर मैंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं इन सब चीजों के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। मुझे तुमसे कोई निजी अपेक्षा नहीं है। तुम इस बेड पर आराम से सो जाओ, मैं सोफे पर सो जा रहा हूं। ये कहकर वो तकिया और चादर लेकर सोफे पर सो गए। जज साहब, मैं पूरी रात रोती रही। मेरा सिंगार आंसुओं के साथ बह गया। मैंने सोचा शायद नए रिश्ते में समय लगता है, शायद वो काम के तनाव में है। मैंने खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाए, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। अगली सुबह जब मैं उठी तो घर में उत्सव का माहौल था। सब लोग मुझे छेड़ रहे थे।
लेकिन मेरे अंदर का एक तूफान चल रहा था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे लगा ये हमारे बीच की बात है, इसे बाहर ले जाना ठीक नहीं है। प्रिया ने अपनी कहानी जारी रखी। दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने और फिर साल। राजेश का व्यवहार नहीं बदला। हम एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रहते थे। वो सुबह ऑफिस जाते, रात को देर से लौटते, खाना खाते और अपने सोफे पर सो जाते। हमारी बातचीत सिर्फ हाँ, नहीं या खाना खाने में क्या बना है तक सीमित रहती थी। राजेश के वकील ने बीच में टोकने की कोशिश की। योर ऑनर, मेरे वकील ने उन्हें सारी भौतिक सुख सुविधाएं दी, एक अच्छा घर, नौकर चाकर, पैसे। प्रिया ने गुस्से में उसकी तरफ मुड़ी। क्या एक औरत को सिर्फ यही चाहिए? इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए वकील साहब? क्या एक पत्नी को दो मीठे बोल, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार पाने की हकदार नहीं होती है? जज साहब, मैंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की। मैंने उनसे पूछा भी कि राजेश, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? वो हमेशा एक ही जवाब देते थे, नहीं, बस मुझे थोड़ा और समय चाहिए। मैं उनके लिए सिर्फ एक होम मेकर थी। उनके कपड़े प्रेस करना, उनका पसंदीदा खाना बनाना, घर को साफ रखना, उनके माता पिता की सेवा करना, मैंने सब कुछ किया। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? अकेलापन, तन्हाई, तिरस्कार। उनके दोस्त घर आते थे तो राजेश, मैं उनके सामने मुस्कुराकर एक आदर्श पतिव्रता पत्नी का नाटक करती थी। लेकिन जब वो चले जाते तो घर की खामोशी मुझे खाने को दौड़ती थी। मैंने कितनी बार उनसे कहा, चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, कोई फिल्म दिखाते हैं, लेकिन हमेशा उनका जवाब तैयार रहता था, नहीं, मन नहीं है, अगले हफ्ते चलेंगे। लेकिन वो अगला हफ्ता कभी नहीं आता था जज साहब, ना कभी आया। शादी के एक साल बाद से ही मेरे मायके से फोन आने शुरू हो गए। मेरी माँ पूछती थी, बेटा खुशखबरी कब सुना रही हो? मैं क्या कहती उनसे? मैं क्या बताती? क्या हमारे बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता ही नहीं है? मैं क्या बहाने बनाती? मैं हमेशा बहाने बनाती थी कि माँ अभी तो वो कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं, राजेश को अभी बच्चे नहीं चाहिए। मेरा गला रूंध जाता था। ये झूठ मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। किसी भी शादी समारोह में जाना मेरे लिए एक सजा की तरह था। रिश्तेदार, पड़ोसी सब एक ही सवाल पूछते कि प्रिया गोद कब भरेगी तुम्हारी? उनकी सहानुभूति भरी नजरें मुझे तीरों की तरह चुभती थी। लोग कानाफूसी करते थे, जरूर इसी में कोई कमी होगी, देखने में तो हट्टी कट्टी है, फिर क्या बात है? जज साहब, मैं हर रोज मर रही थी। उस रात मैंने हिम्मत करके राजेश से बात की। मैंने कहा, राजेश, लोग बातें बनाते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो हमें एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये सुनते ही राजेश भड़क गए। वो पहली बार मुझे चिल्लाए, तुम्हें क्या लगता है मुझ में कोई कमी है? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए, बस आगे से ये सब बात मत करना। उस दिन के बाद मेरे मायके वालों को भी लगने लगा कि कमी मुझ में ही है। मेरी माँ मुझे लेकर शहर के सबसे बड़े गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले गई। सारे टेस्ट हुए। डॉक्टर ने कहा कि आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप मां बनने के लिए काबिल हैं। उस दिन मैं खुश होने की बजाय और भी टूट गई, क्योंकि अब मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा था। जज साहब, शादी के लगभग 3 साल हो चुके थे। मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। मैं बस अपनी नियति बनाकर जी रही थी। एक दिन राजेश अपने ऑफिस से लौटे तो बहुत खुश थे। उनके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। मेरा दिल एक पल के लिए धड़क गया। मैंने सोचा शायद शायद आज कुछ बदलेगा। मैंने सोचा शायद शायद आज कुछ बदलेगा। मेरे मन में उम्मीद जगी। जज साहब, मुझे लगा कि शायद आज रात राजेश मुझे वो गिफ्ट देंगे। शायद आज वे अपने 5 साल के ठंडे व्यवहार के लिए माफी मांगेंगे और मुझे अपनी बाहों में भर लेंगे। मैं भी जल्दी जल्दी तैयार होने चली गई। तैयार होकर बाहर आई तो मैं हैरान थी। वो तो गिफ्ट उठाकर बाहर निकल रहे थे। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं राजेश, और ये किसके लिए? उन्होंने लापरवाही से कहा, यह स्वाति के लिए है, आज उसके जन्मदिन की पार्टी है, मैं बस वहीं जा रहा हूं। मैंने पूछा, स्वाति? स्वाति कौन है? तो उन्होंने कहा, मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरे बहुत अच्छी दोस्त है। उस रात वो 2 बजे लौटे। उनके चेहरे पर एक अच्छी सी हल्की सी चमक थी, जो मैंने पिछले 3 सालों में कभी नहीं देखी थी। उनके कपड़ों से एक अनजानी परफ्यूम की महक आ रही थी। उस दिन मेरे दिल में एक शक का बीज पहली बार पड़ा। मैंने छानबीन शुरू की।
मैं उस वक्त कुछ और नहीं सोच पा रही थी। मैंने एक दिन उनका फोन चेक किया, जो मैंने कभी नहीं करती थी। फोन में स्वाति के नाम से नंबर सेव था। उनकी चैट, तस्वीरें और प्यार भरे संदेशों से भरी पड़ी थी। आई लव यू, मिस यू, ये सब पढ़ के मेरे हाथ कांपने लगे। जज साहब, वो सिर्फ दोस्त नहीं थी, राजेश मेरे साथ धोखा कर रहे थे। वो जिस प्यार और अपनेपन के लिए मुझे इतने सालों से तरसा रहे थे, वो किसी और पे लुटा रहे थे, और मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे उस दिन ये समझ आ गई कि वो रात को टहलने के बहाने कमरे से बाहर क्यों चले जाते थे। वो देर रात तक स्वाति से फोन पर बात करते थे। जिस आदमी के लिए मैं इतने सालों तक रो रही थी जज साहब, वो किसी और के साथ नहीं, वो अपनी जिंदगी किसी और के साथ खुशी के पल बिताना चाह रहा था। उस रात में सो नहीं पाई। मेरे अंदर गुस्सा, दर्द और अपमान का एक लावा उबल रहा था। अगले दिन जब राजेश ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे, तो मैंने उन्हें रोका। मैंने कहा, राजेश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब उनका वही रटा रटा सा जवाब, प्रिया मुझे देर हो रही है, शाम को बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा, नहीं, बात मुझे अभी करनी है। ये स्वाति कौन है? मेरा सवाल सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने पलट के संभलते हुए कहा, वो मेरी दोस्त है। मैंने कहा, सिर्फ दोस्त? या वो जिसकी वजह से आपने मुझे आज तक छुआ तक नहीं? जज साहब, उस दिन पहली बार राजेश की आंखों में मैंने डर देखा। डर, सच के बाहर आने का डर। वो चुप हो गए। उनकी चुप्पी उनके इकरार कर रही थी। मैं चीख पड़ी, क्यों? आखिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अगर किसी और से प्यार करते तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं घर वालों को मना नहीं कर सका। वो स्वाति के लिए कभी राजी नहीं होते, क्योंकि वो दूसरी जाति की थी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत नहीं? मैं पागलों की तरह हंसने लगी। सालों तक एक औरत को धोखे से रखने के लिए हिम्मत चाहिए होती, राजेश, उस सच को बताने के लिए नहीं। आपने सिर्फ मुझे नहीं, अपने माँ बाप को भी धोखा दिया है, आपको पता ही है। मैंने संभलते हुए पूछा, तो अब क्या करना है? क्या आप उससे शादी करना चाहते? उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं तुमसे तलाक चाहता हूं। जज साहब, उस दिन मेरे सारे सपने, मेरा सारा सब्र, सब कुछ टूटकर बिखर गया। मैं एक ऐसे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी जो कभी था ही नहीं मेरा। जब मैंने तलाक की बात से इनकार कर दिया, तो राजेश ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। मुझे लगा था कि एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते वो मेरा दर्द समझेंगी, लेकिन मैं गलत थी। एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मुझे सब पता चल गया। राजेश ने जो किया वो गलत है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मैंने उम्मीद से उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, देख बेटा, तू तो हमारी बेटी जैसी है, हम तेरा बुरा नहीं चाहते, लेकिन राजेश की खुशी भी तो देखनी पड़ेगी ना। वो स्वाति के बिना नहीं रह सकता है, और सच कहूं तो वंश भी तो आगे बढ़ाना है। तुझसे तो इतने साल में कुछ हुआ ही नहीं। अभी उनके ये शब्द मेरे सीने में खंजर की तरह चुभ गए। वो जानते थे कि कभी मुझ में नहीं है, कमी उनके बेटे में है, फिर भी वो सारा दोष मुझ पर मढ़ रही थी। उन्होंने कहा, तू समझदार है ना बेटा, तू राजेश को तलाक दे दे, इससे एक बुरे सपने की तरह भूल जा। उस दिन मैं समझ गई कि इस घर में मेरा कोई नहीं है। ये सब लोग अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं लड़ूंगी, अपने सम्मान के लिए, अपने बर्बाद हुए 5 सालों के लिए मैं लड़ूंगी। अब बताइए जज साहब, अब बताइए जज साहब कि अब फिर जब मैंने तलाक के लिए मना किया, तो ये लोग मुझ पर ही चरित्रहीन होने का आरोप लगाने लगे। इन्होंने कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश की कि मेरा किसी और के साथ संबंध है, इसलिए मेरे साथ ये रिश्ता नहीं निभाना चाहते। इन्होंने मुझे इतना तोड़ा, इतना अपमानित किया कि मैं अंदर से मर गई जज साहब, मैं मर गई। अब जब हमारा रिश्ता खत्म होने जा ही रहा है, तो मैंने ये शर्त रखी। ये शर्त किसी शारीरिक सुख के लिए नहीं है जज साहब, ये शर्त मेरे आत्मसम्मान के लिए है। ये शर्त राजेश शर्मा के उस अहंकार को तोड़ने के लिए है, जो सोचने की है कि वो पैसे और धोखे से कुछ भी कर सकता है। मैं चाहती हूं कि वो एक रात मेरे साथ बिताए, लेकिन एक पति की तरह नहीं, एक अपराधी की तरह।
मैं चाहती हूं कि उस रात उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। मैं चाहती हूं कि वो मेरी आंखों में वो दर्द देखे जो उन्होंने मुझे इत 5 सालों में दिया है। मैं चाहती हूं कि जब वो अगली सुबह उठे तो उनके दिल पर एक बोझ हो जो उन्हें जिंदगी भर याद दिलाए कि उन्होंने एक जीती जागती औरत की आत्मा की हत्या की है। जज साहब, ये मेरा बदला नहीं है, ये मेरा न्याय है। मेरे उन 5 सालों का हिसाब जो अब कभी लौटकर मुझे वापस नहीं मिलेंगे। प्रिया की बातें सुनकर कोर्ट रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई प्रिया की बातों से स्तब्ध था। जज साहब ने राजेश की तरफ देखा जो पसीने से तरबतर था। जज साहब ने कहा, मिस्टर शर्मा, क्या आपको कुछ कहना है इसके बारे में? राजेश का वकील फिर खड़ा हुआ। योर ऑनर, यह सब मनगढ़ंत कहानी है। ये सिर्फ पैसे अटने की एक चाल है। यह महिला मेरे वकील को ब्लैकमेल कर रही है। यह शर्त अवैध और अनैतिक है। इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। जज साहब ने राजेश से पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं मिस्टर शर्मा, क्या आपकी पत्नी ने जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है? क्या आपने 5 सालों तक उनके साथ पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं निभाया? इसमें कितनी है सच्चाई है, जरा आप हमें बताइए, कोर्ट को बताइए। राजेश की नजरें झुकी हुई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जवाब दीजिए मिस्टर शर्मा। जज साहब की आवाज जोर से गूंजी। राजेश ने कांपती हुई आवाज में कहा, जी 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 हाँ जज साहब। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं स्वाति से प्यार करता था। और क्या यह सच है कि आप स्वाति के पास जाते थे, उनके साथ समय बिताते थे? राजेश चुप रहा। प्रिया चीखी, बोलो राजेश, बताओ कोर्ट को कि तुमने मेरे हिस्से का हर पल हर खुशी किसे दी है? राजेश ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, हाँ। इस कबूलनामे ने केस की रुख ही बदल दिया। राजेश का वकील अब चुप हो गया। जज साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, यह मामला बहुत ही जटिल है। मैं कोई भी फैसला देने से पहले मिस स्वाति से कुछ बात करना चाहता हूं। यह सुनकर राजेश और उनके वकील के होश उड़ गए। योर ऑनर, लेकिन ये उनका केस से क्या लेना देना है? लेना देना है वकील साहब, वह इस त्रिकोण का एक अहम हिस्सा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इन सब बातों से वाकिफ थी? अदालत ने स्वाति को समन जारी किया। अगले हफ्ते की तारीख दे दी गई। उस एक हफ्ते में राजेश और उसके परिवार ने प्रिया पर दबाव बनाने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने उसे फोन किया, उसके पैसों को लालच दिया, उसे समाज में बदनाम करने की धमकी दी गई। लेकिन प्रिया अब पत्थर बन चुकी थी। अगली सुनवाई पर स्वाति कटघरे में खड़ी थी। वह एक आधुनिक आत्मविश्वास से भरी लड़की थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। न्यायाधीश ने उनसे पूछा, मिस स्वाति, क्या आप राजेश शर्मा को जानती है? जी हाँ, हम साथ में काम करते हैं। क्या आप जानती हैं कि वो शादीशुदा है? स्वाति ने एक नजर राजेश पर डाली और फिर कहा, हाँ, अब जानती हूं मैं, मुझे अभी पता चला है। अब जानती है? इसका क्या मतलब है? स्वाति ने गहरी सांस ली। राजेश ने मुझे आज ही बताया कि उसकी शादी हुई है, लेकिन उसका यह रिश्ता मृत रिश्ता है। उसने कहा था कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है और अस्थिर है। उसे वो तलाक नहीं दे रही है। उसने कहा था कि वो सालों से अलग रह रहे। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि वो जल्दी तलाक लेकर मुझसे शादी कर लेगा। अब ये प्रिया के लिए एक नया खुलासा था। राजेश ने उसे ही नहीं, स्वाति को भी धोखे में रखा था। स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। मुझे यहां आकर ही पता चला है कि प्रिया प्रिया जी बिल्कुल स्वस्थ और वो 5 साल से उसी घर में रह रही है, एक पत्नी के हक का इंतजार कर रही है। अगर मुझे सच पता होता तो मैं कभी इस रिश्ते से आगे नहीं बढ़ती। मुझे माफ कर दीजिए जज साहब। प्रिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी एक औरत हूं, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। स्वाति का बयान राजेश के ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित हुआ। जज साहब ने अब कहना शुरू किया, प्रिया जी, मैं आपसे आपकी शर्त के पीछे का दर्द समझता हूँ, अपमान और छटपटाहट समझ सकता हूँ, लेकिन कानून आपको यह हक नहीं दे सकता। जो आप मांग रही हैं, आपकी वह शर्त तो पूरी तरह नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर प्रिया का चेहरा उतर गया। जज साहब ने उसे अपने करीब बुलाया और उन्होंने कहा, एक नरम आवाज में, उन्होंने आवाज को नरम करते हुए कहा, देखो बेटी, मैं आपसे एक जज की हैसियत से नहीं, एक पिता की हैसियत से कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी भी एक बेटी है, आप ही की उम्र की। उन्होंने अपनी दराज से एक बटुआ निकाला और उसमें से एक तस्वीर निकालकर प्रिया की ओर बढ़ाई। तस्वीर में एक मुस्कुराती हुई एक लड़की थी, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी।
जज साहब ने कहा, ये मेरी बेटी आरुषि है। 3 साल पहले उसका भी तलाक हुआ था। उसका पति उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, उसके आत्मसम्मान को रोज कुचलता था, अक्सर उसे शारीरिक प्रताड़ना देता था। जब वो तलाक लेकर घर पर आई तो वह पूरी तरह से टूटी हुई थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वो कई दिनों तक अपने कमरे में बाहर ही नहीं निकली। एक दिन मैं उससे कहा, बेटा, किसी इंसान का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। ये तुम्हारी अपनी कहानी लिखने की शुरुआत है। तुम्हारा वजूद किसी के होने या ना होने का मोहताज नहीं है। तुम एक सोने का पिंजरा छोड़कर आई हो। अब तुम्हारे सामने पूरा आसमान है उड़ने के लिए। जज साहब की आवाज में पिता का दर्द और गर्व दोनों था। प्रिया बेटा, आज मेरी बेटी अपनी खुद के एक ब्यूटी सैलून चलाती है। अब वो अपने शौक को भी समय देती है, जो शादी के बाद छूट गया। वो पहले से ज्यादा खुश है। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देना बंद कर दिया। उन्होंने प्रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, आप जो एक रात मांग रही है ना बेटा, वो क्या है? वो उसी इंसान को अपने वजूद का सर्टिफिकेट मांगना है जिसने आपके वजूद को कभी माना ही नहीं। आप उस आदमी से सम्मान की भीख मांग रही हैं जो खुद सम्मान का मतलब नहीं जानता। एक महिला की गरिमा इस बात में नहीं है कि कोई पुरुष उससे अपनाता है या नहीं अपनाता है, बल्कि उस महिला की गरिमा उसके अपने आत्मसम्मान में है। आप कमजोर नहीं है बेटा, आप बहुत बहादुर हैं। आपने 5 साल एक झूठे रिश्ते को निभाया। यह आपकी सहनशीलता थी। आज आप यहां खड़ी, यह आपकी हिम्मत है। आपकी इस हिम्मत को सही दिशा दीजिए। इस आदमी से एक रात नहीं, अपनी पूरी जिंदगी वापस मांगी। इस रिश्ते से बाहर निकली और अपनी एक नई पहचान बनाई। एक पहचान जिसे किसी राजेश शर्मा की नाम की जरूरत ना हो। आप सिर्फ प्रिया है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। न्यायाधीश की शब्द किसी मरहम की तरह प्रिया के जख्मों पर लग रहे थे। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन आज ये आंसू बेबसी के नहीं, बल्कि एक नई ताकत को एहसास थे। उसने अपना रास्ता साफ नजर आ रहा था। उसने खुद को संभालना खड़ी हुई और ढीठ आवाज में बोली, जज साहब, मैं अपनी शर्त वापस लेती हूं, लेकिन मुझे इस शख्स से तलाक और मेरे बर्बाद हुए 5 सालों का मुआवजा चाहिए। इसके बाद जो हुआ वो कोर्ट के इतिहास में दर्ज हो गया। न्यायाधीश अशोक कुमार ने न सिर्फ प्रिया के तलाक को तत्काल मंजूरी दी, बल्कि राजेश को उसी भावनात्मक क्रूरता के लिए सख्त सजा सुनाई। उसे प्रिया को मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए और अपने फ्लैट में आधा हिस्सा देने का आदेश दिया गया। साथ ही उसे हर सप्ताहांत महिला आश्रय गृह में सामुदायिक सेवा करने का आदेश भी दिया गया, ताकि वह एक औरत के सम्मान का मतलब समझ सके। यह फैसला सुनकर राजेश और उसके परिवार पर जैसे बिजली सी गिर गई। कोर्ट से बाहर निकलते ही प्रिया का सिर ऊंचा था। वो आजाद थी। प्रिया जी, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? स्वाति ने कहा। मैं जानती हूँ कि माफी मांगने से आपका दर्द कम नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे सच में कुछ नहीं पता था प्रिया जी। प्रिया ने स्वाति के चेहरे पर सच्चा पश्चाताप देखा। प्रिया ने कहा, गलती आपकी नहीं है स्वाति जी, गलती उस आदमी की है जिसने हम दोनों को धोखा दिया। अपना ख्याल रखना और भविष्य में किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा मत करना। यह कहकर प्रिया आगे बढ़ गई। कुछ दूर पर राजेश अकेला हारा हुआ और शर्मिंदा खड़ा था, लेकिन स्वाति उससे मिले बिना मुंह फेर कर वहां से चली गई। आज उसने सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि अपनी इज्जत, अपना पैसा और स्वाति का भरोसा भी खो दिया था। राजेश पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। प्रिया ने अपने परिवार के साथ एक नई मंजिल की ओर कदम बढ़ाया। यह उसके स्वाभिमान जीवन की शुरुआत थी। वो अब किसी की अधूरी दुल्हन नहीं, बल्कि एक पूर्ण स्त्री थी। और यही प्रिया की आखिरी जीत थी। और प्रिया एक तमाम उन लड़कियों की सीख थी जो ऐसे केसेस से, जो ऐसे घरों में शादी के बाद प्रताड़ित की जाती है। आज प्रिया की कहानी इस समाज के लिए एक सीख है, उन तमाम महिलाओं के लिए एक सीख है जो ऐसे हालात से गुजरती है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप ऐसे हालात से गुजर रहे हैं तो आप अपना धैर्य न खोएं। आप हिम्मत, आत्मविश्वास के साथ अपनी लड़ाई खुद लड़े और अपना मान सम्मान हिम्मत के साथ अपने समाज में सर उठा के जीना सीखे। ये कहानी हमें यही सिखाती है। धन्यवाद।